हम लोग बात कर रहे थे अभय जी कि राजनीति जो हो रही थी वामपंथ की राजनीति जिससे आप जुड़े हुए थे, तो उस पार्टी की एक पहचान थी कि उसको चमार पार्टी कहा जाता था। उस करोल बाग में भी में उसका एक बड़ा उसका सघन उपस्थिति उसकी थी, शायद इसलिए भी। और लेकिन फिर क्या होता है जब राजनीति बदलती है। उस ज़माने में हम 90 के दशक की बात करें, 80 और 90 के दशक की बात करें और उसके बाद की, तब वामपंथी पार्टियों जिनका कि एक एसोसिएशन था, जिन्होंने आरक्षण के प्रति भी एक अलग रवैया अपनाया था, सपोर्ट किया था उसको, आरक्षण को, वो अलग थलग पड़ जाती हैं पार्टियां। ऐसा लगता है कि उनके ग्राउंड पे अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ जो उनका जुड़ाव था वो है, लेकिन वो कहीं राजनीति में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, उसका अनुवाद नहीं हो पा रहा है गेन के रूप में, और वो जगह खाली एक तरह से हो जाती है। तो सिर्फ जाति के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करने उतरती हैं, उनके हाथों वो लगातार मुंह की खाती रहती हैं। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ तक सही है, और अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे देखते हैं उस इतिहास को जिसमें ये बदलाव संभव हुआ, जिस जमीन को आज तक वामपंथी पार्टियां रिकवर नहीं कर पाई? देखिए, जिस वक्त मैंने पार्टी में प्रवेश किया और एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सफ़र की शुरुआत की, उस वक्त दिल्ली में CPI-ML लिबरेशन को चमार पार्टी इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिहार में वो मुख्य तौर पर जो दलित भूमिहीन खेत मजदूर थे उनकी गोलबंदी करती थी। जो बिहार प्रदेश किसान सभा है उसकी मुख्य ताकत दलित भूमिहीन खेत मजदूर थे। नक्सलवादी आंदोलन की और CPI-ML की, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में उनका जो एक मुख्य हस्तक्षेप था, उस हस्तक्षेप को हम अगर कुछ पंक्तियों में समझ लें तो आपके सवाल को संबोधित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उनका मुख्य हस्तक्षेप ये था कि जिस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है, यानी जो खेत मजदूर है वो भी किसान है, उसको किसान समझा जाना चाहिए, जबकि CPI-M और CPI उसको किसान नहीं मानती थी। किसान सभा की सदस्यता उसको प्राप्त नहीं थी। उसके लिए बाद में CPI-M ने खेत मजदूर सभा बनाई, लेकिन किसान सभा में फिर भी उसको शामिल नहीं किया। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान नहीं हो सकता है, जबकि CPI-ML का कहना था कि जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन वो काम तो किसानी का करता है, वो मेहनत खेत में करता है, वो यहां तक कि वो देहाती सरवारा है। इस मामले में देहाती सरवारा शब्द स्वामी सयानंद सरस्वती से प्राप्त किया उन्होंने, और उन्हीं की बनाई हुई बिहार प्रदेश किसान सभा को दोबारा पुनर्जीवित किया उन्होंने। तो ये एक मुख्य हस्तक्षेप था उन लोगों का। तो वो जो, और भारत में जो बिहार जैसी जगह में जहाँ उनका मुख्य रूप से काम था, वहाँ पे स्थिति ये थी कि जो दलित थे वही भूमिहीन किसान भी थे। इसलिए चूंकि उनको गोलबंद करते थे, इसलिए उनको व्यंग से और कभी कभी तारीफ के लिहाज से दिल्ली में वामपंथियों में चमार पार्टी के तौर पे उनको कहा जाता था। ये तो चमार पार्टी कहने की बात थी। सवाल यह है कि क्या पार्टी उन दलित भूमिहीन किसानों को दलित जाति के किसान के तौर पे देखती थी, या एक ऐसी संभावना के तौर पे देखती थी कि इनके अंदर से वह चीज निकलेगी जिसको मार्क्स की भाषा में सर्वहारा कहा जाता है। ये लोग अपनी जाति छोड़ देंगे, ये लोग इस जाति के नहीं रहेंगे, तो उनका जो राजनीतिक सबलीकरण होगा वो सर्वहारा के तौर पे होगा, उनका राजनीतिक सबलीकरण। ये थी पूरी दृष्टि उसके पीछे। तो उस जाति को गोलबंद जरूर करते थे, लेकिन उनसे उम्मीद ये रहती थी कि वो अपना जो कास्ट का उनका स्टैंड पॉइंट है उसको, वो उन्हीं के शब्द पार्टी बिट्रे करेंगे। पार्टी में अक्सर कहा जाता था कि आप अपने मिडिल क्लास स्टैंड पॉइंट से बिट्रे कीजिए, आप अपने कास्ट स्टैंड पॉइंट, पार्टी के अंदर शब्दावली इस्तेमाल की जाती थी, उससे बिट्रे कीजिए। तो मुझे बिट्रे शब्द से बड़ी चिढ़ थी। मतलब जो है भाई, बिट्रे शब्द तो बहुत नकारात्मक किस्म का शब्द है, आप गद्दारी कीजिए। लेकिन पार्टी में इसी शब्दावली का खूब जम के इस्तेमाल होता था। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी क्यों करते थे इस्तेमाल, ये मुझे आज तक, मैंने पूछा भी, कॉमरेड ये क्या शब्दावली है, लेकिन वो शब्द पूरी तरीके से पार्टी में बहुत प्रचलित था। तो जो भूमिहीन किसान थे वो उनकी निगाह में दलित इसलिए थे
क्योंकि उन्हें दलित नहीं रहना था और वो उन्हें अंबेडकर की जो दुनिया थी उस दुनिया से भी बाहर ले जाना चाहते थे। पार्टी अंबेडकर के बहुत खिलाफ थी, वो अंबेडकर के विचारों को हमदर्दी की दृष्टि से नहीं देखती थी। पार्टी मानती थी कि आरक्षण जो है वो जाति युद्ध को बढ़ावा देगा। वो आरक्षण का विरोध इसलिए नहीं करती थी, टेक्निकली विरोध नहीं करती थी आरक्षण का, एक युक्ति के तौर पे आरक्षण का विरोध करेगी तो उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन वो आरक्षण की समर्थक नहीं थी पार्टी। ऐसा नहीं था कि जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था तो पार्टी ने उसके आरक्षण के समर्थन में कोई नारा लगाया हो या कोई गोलबंदी की हो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए जब 90 के दशक की शुरुआत में जब वीपी सिंह ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण घोषित किया तो दक्षिणपंथियों में भाजपा सत्ते में आ गई और वामपंथियों में सीपीआई एमएल सत्ते में आ गई। मेरी खुद विनोद मिश्र से बातचीत हुई थी, कॉमरेड विनोद मिश्र हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जिनकी मैं आज भी बहुत इज्जत करता हूं। उनका यही कहना था कि कॉमरेड आरक्षण का विरोध तो हम कर नहीं सकते और समर्थन करेंगे तो जाति युद्ध शुरू हो जाएगा, तो फिर वर्ग संघर्ष का क्या होगा। तो जो वर्ग था वही बुनियादी श्रेणी थी, उसी श्रेणी में हर एक को फिट करके देखा जाता था और हर एक की गोलबंदी करने का मकसद यही था कि उनको सरवारा वर्ग में बदलना है। तो ये जो अंतरण की प्रक्रिया है, कन्वर्जन की प्रक्रिया है, कम्युनिस्ट पार्टी इसमें लगी हुई थी। यूरोपीय समाज में जिस तरीके से वर्ग थे या वहां पर जिस तरह से मार्क्सवादी आंदोलन चला या और दूसरे समाजों में चला, मतलब जो है उसी तरह कल्पनाएं की जाती थी कि भारत में भी उसी तरीके से होगा, उसी तरीके से चलेगा। नतीजा क्या हुआ? तो यह हुआ कि जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, पार्टी ने आरक्षण विरोधी आंदोलन का कोई विरोध नहीं किया। यहां तक कि जहां जहां अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो पार्टी ने अडवाणी की रथ यात्रा का भी विरोध नहीं किया, जबकि वो उसके विरोध में थी। तो उसके पीछे पीछे वो मैत्री यात्रा निकालते हुए चलते थे। बिहार में आगे आगे अडवाणी की रथ यात्रा चलती थी, पीछे पीछे सीपीआई एमएल मैत्री यात्रा निकालते हुए चलते थे। तो मैंने कहा भी कॉमरेड ये तो पिछलग्गू होना हुआ। वो रथ यात्रा मुसलमानों को गाली देते हुए और बाबरी मस्जिद तोड़ने का आह्वान करते हुए आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे पीछे आपके अपने सांस्कृतिक संगठन की मदद से आप एक मैत्री यात्रा निकालते हुए चल रहे हैं। तो इससे तो कुछ बात बनेगी नहीं। इसमें पहलकदमी तो हम लोगों के हाथ में रही नहीं, पहलकदमी तो उन्हीं के हाथ में रही। हम लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया भर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के पास कोई नई युक्तियां नहीं थी इस समस्या से निपटने के लिए। उसी वक्त भूमंडलीकरण भी शुरू हो गया और एक नई पूंजी का एक नया रूप निकल के सामने आ गया, जो फाइनेंस कैपिटल थी, जिसके बारे में ये लोग अभ्यस्त नहीं थे उस नए रूप की व्याख्या करने में, उसको समझने में। आरक्षण भी शुरू हो गया और राम मंदिर आंदोलन भी शुरू हो गया और भूमंडलीकरण भी शुरू हो गया। एक साथ 3 बिल्कुल नए किस्म की बातें शुरू हो गई और सीपीआई एमएल को नहीं पता था कि इन बातों से कैसे निपटा जाए। इसीलिए वो एक बहुत बड़े गतिरोध का शिकार हो गई। और जो आरक्षण की मांग से जो माहौल बना, उसमें जो पिछड़ी जातियों का जो उभरता हुआ नेतृत्व था, जो बिहार में खासतौर से लालू यादव के हाथ में था और नीतीश कुमार जैसे लोगों के हाथ में था, वो लोग जनता के बहुत बड़े नेता बनते चले गए। तो पार्टी ने चुनावी राजनीति के जरिए इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। सीपीआई एमएल ने नीतीश कुमार की समता पार्टी थी उसके साथ में गठजोड़ कर लिया और वो चुनाव उसमें लालू यादव ने बहुमत प्राप्त किया है। उस चुनाव में ये लोग लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठजोड़ करके लड़े। दिल्ली में लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके लिए। और उस चक्कर में क्या हुआ, लालू यादव ने कहा ये लोग तो ब्राह्मणवादी हैं सब। तो जो लोग दलितों की गोलबंदी करते थे उनको ब्राह्मणवाद के आरोप का सामना करना पड़ा और वो उस आरोप का बहुत ही कोई ऐसा समझ में आने वाला और तुरंत यकीन दिलाने वाला जवाब भी नहीं दे पाए। राजनीति का खेल कुछ इस तरीके से चला। तो बिहार के अंदर खुद बाद में विनोद मिश्र ने लिबरेशन में एक आर्टिकल लिखा, इसमें उन्होंने माना कि हम लोगों की पीठ दीवार से लगी हुई है और हम लोग बिल्कुल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उस चुनाव के बाद में जिसमें लालू यादव को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद से मेरा मानना यह है कि सीपीआई एमएल का काम जो है वो लगातार गतिरोध का शिकार होता चला गया। आजकल मैं कहता हूं कि वो लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी कदमताल है जो अपनी जगह पे की जाती है, पसीना बहुत निकलता है लेकिन कोई अग्रगति उसके अंदर नहीं होती। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल अभय जी, वो ये है, और फिर मैं आपको दोबारा 80 के मध्य में लेके जाना चाहूँगा, 80 के दशक के। सवाल ये है कि
दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में यदि रखकर देखा जाए क्योंकि मैं शायद इससे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, मार्क्सिज्म अपने आप में एक ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी था। अपने आप को मार्क्सिस्ट कहकर, अपने आप को मार्क्सवादी कहकर आप अपने आप को प्रगतिशील भी दिखा सकते थे, अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा भी बता सकते थे, और एक तरीके से एक किस्म का एलिटिज़म को भी आप स्थापित कर सकते थे। और ये एलिटिज़म सिर्फ पत्रकारिता में नहीं था। हम सभी जानते हैं कि ये एलिटिज़म जो था ये एकेडमिया में भी था, हमारे विश्वविद्यालयों में भी था, कि एक पूरा खेमा होता था जो अपने आप को मार्क्सवादी कहता था। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक पूंजी की राजनीति होती थी, और ये जो वर्ग था जो अपने आप को मार्क्सवादी कहता था, मैं केवल दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक समय के बाद आप भी इसमें शामिल हो गए? एक सवाल तो ये है। और जब आप इसमें शामिल हो गए तो क्या आप अपने आप को ये नहीं पाते कि ये उस समय का फैशन था, और उस फैशन में आपके पास में क्योंकि एक ख़ास किस्म की सांस्कृतिक पूंजी थी जिसका इस्तेमाल आपने किया और आप उसमें शामिल हो गए? ये सवाल इसलिए थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है कि अगर हम इस सवाल को इस नज़र से देखें कि जो आपकी आलोचनाएं हैं, और ख़ास तौर से अगर मैं ये क्रांतिक आत्मसंघर्ष दोबारा से पढ़ूं, तो वो कौन सी आपकी बातचीत में आपका जो अपना प्रस्तुतिकरण है अपने व्यक्तित्व का, उसमें एक नेतृत्व वाली बात है। हम सभी इस बात को जानते हैं। वो नेतृत्व वाली बात जो है वो कम्युनिस्ट आंदोलन में जब आपकी सक्रियता थी तो वो नेतृत्व वाले स्तर पर क्यों नहीं गई? आप क्यों उस जगह से निकलकर दोबारा बौद्धिक एक्टिविज्म में आ गए? वो क्या कारण थे कि होल्टाइमरी के उस युग में जबकि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको एक चीज़ से असंतोष है, और उस असंतोष को उस असंतोष के बाद आप समझ भी रहे हैं कि असंतोष क्या है, तो आप क्यों उसको केवल बौद्धिक स्तर पर रख पाए? आप क्यों उसमें सक्रिय तौर पर, राजनीतिक तौर पर आपने हस्तक्षेप नहीं किया? देखिए, आपकी बातें मुझे कुछ पुरानी बातें याद करने की तरफ ले जा रही हैं। जहाँ तक दिल्ली में जो मार्क्सिस्ट अभिजन का आपने जिक्र किया, मेरा इन लोगों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक भी जीवन में एक भी बार मैं इन लोगों की गोष्ठियों में नहीं गया। इन लोगों के साथ मेरा कोई सोहबत नहीं रही। विश्वविद्यालय प्रणाली से मेरा कोई वास्ता रहा नहीं, आप खुद ही कह चुके हैं, और बात सही भी है। दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। वहाँ भाषण देने के लिए बुलाया जाए तो मैं जाता हूँ, वरना कोई मेरा ताल्लुक नहीं है उससे। यहाँ तक कि मैं बहुत ठीक से अभी विश्वविद्यालयों को जानता भी नहीं हूँ दिल्ली के। और जो दिल्ली में मार्क्सिस्ट होने से जो लाभ मिलने चाहिए थे, ना मैं उन लाभों का कभी उम्मीदवार रहा, ना मैंने कभी कोशिश की, और ना मैंने उनकी कभी ज़रूरत महसूस की। जब मैंने दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की तो मार्क्सिस्ट होना, मैं जिस तरह के अखबार में था वह मार्क्सिस्ट होना एक तरह का नुकसानदेह बात थी। वहाँ मेरे नाम के साथ दुबे लगा हुआ है, यानी जो एक बताता है कि ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, उसका लाभ तो मुझे ज़रूर मिला होगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मार्क्सवादी होने का लाभ जो है मुझे कोई नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरे के पूरे जनसत्ता के स्टाफ में मार्क्सवादी कोई था ही नहीं। इससे पहले मैं दिल्ली प्रेस में कुछ दिन मैंने काम किया, 6-7 महीने पहले, तो वहाँ तो और भी दूसरे किस्म का माहौल था। वहाँ तो बहुत ही गैर राजनीतिक किस्म का माहौल था। 3-4 महीने मैंने एक पब्लिशर के यहाँ भी काम किया, शुरुआती जब नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। जनसत्ता में आने से पहले करीब 8-9 महीने ऐसे गुजरे जब बहुत 2 छोटी मैंने नौकरियाँ की, तो वो वहाँ भी कोई किसी किस्म का माहौल नहीं था। वहाँ तो सिर्फ ट्रांसलेशन ही करना पड़ता था केवल। तो मेरा कहना यह है कि मार्क्सिस्ट होने का अगर कोई इलीट किस्म का कोई लाभ हो सकता है तो ज़रूर होगा, आप कह रहे हैं, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। योगेंद्र यादव मुझसे अक्सर ये कहते थे कि जेएनयू के मार्क्सिस्ट किस तरह के होते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, या वो ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें वो कहते थे। तो मैं उनसे हमेशा हैरत में भर के पूछता था, लेकिन मैं जिस पार्टी में था वहाँ तो ये कुछ होता ही नहीं है। हमारी पार्टी में बिल्कुल अलग माहौल था। हमारी पार्टी में माना जाता था कि अगर आप खैनी खाते हैं और बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इसके आगे अगर आप कोई नशा करते हैं तो वो माना जाता था कि ये आदमी जनता के बीच में फिट नहीं हो सकता, ये वहां पे जो है वो फिट नहीं होगा, और ये काम नहीं, कार्यकर्ता के तौर पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह का माहौल था हमारी पार्टी में। तो मेरा मार्क्सिस्ट एक्टिविज्म है, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना दिल्ली का जो मार्क्सिज्म था उससे बिल्कुल अलग तरह की थी।
जहां तक नेतृत्व का सवाल है, मैं तो पार्टी में कदम रखते ही मुझे नेतृत्व में शामिल कर लिया गया। दिल्ली में आने के कुछ दिनों बाद ही मुझे जो राष्ट्रीय जन मोर्चा बनाने के लिए जो तैयारी समिति थी, उसमें मैं आनंद स्वरूप वर्मा के साथ सक्रिय हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिनों रजनी कोठारी PUCL के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हम लोगों ने ये तय किया था कि रजनी कोठारी के पास हम जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारी जो स्थापना कॉन्फ्रेंस है, स्थापना सम्मेलन है, उसका उद्घाटन करें। तब पहली बार हम लोग गए थे, पहली बार प्रोफेसर कोठारी से हम लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने सहमति भी दी और गए। तो उन दोनों हम लोग VM तारकुंडे, गोविंद मुखौटी जो कि मानवाधिकार नेता थे, और रजनी कोठारी जैसे लोग, और लोकायन संस्था, प्रोफेसर DL शेठ लोकायन चलाते थे। तो इन सब लोगों के बीच में एक बुद्धिजीवी होने के नाते पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया, स्वामी अग्निवेश है, इन सब लोगों के बीच में मैं सक्रिय रहता था। और इन लोगों के साथ सक्रिय रहने में मुझे किसी किस्म का कभी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि लाभ के लिए मैं उनके पास गया भी नहीं था, न वो मुझे इस रूप में देखते थे कि इसको कोई लाभ पहुंचाया जा सकता है या क्या हो सकता है। एकमात्र लाभ CSDS का मुझे तब हुआ जबकि मेरी नक्सलवाद की ऊपर ये किताब छप गई। तो मैं इस किताब को लेकर CSDS आया, और यहां लाइब्रेरी में मेरी हर्ष सेठी से मुलाकात हुई पहली बार। मैंने उन्हें किताब दी तो बोले मैं इसकी एक कॉपी खरीद लूंगा। ये पहला लाभ था, मतलब CSDS से मिलने वाला। उसके पहले कोई लाभ वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम लोग जब सक्रिय राजनीति में थे तो इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं, बहुत इसको अपमानजनक मानते थे इस तरीके से सोचना। नहीं, मैं अपने सवाल को दोबारा दोहराता हूं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप नेतृत्व वाली स्थिति में छोड़ने वाली, उस पर आ रहा हूं मैं, क्यों आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। देखिए, उसमें क्या हुआ, पार्टी में 5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। 5 साल बाद पार्टी ने एक फैसला किया, सांगठनिक फैसला किया कि इंडियन पीपुल्स फ्रंट का जो दफ्तर है वो दिल्ली से हटाकर कलकत्ता में क्रीक रो में ले जाया जाएगा। कलकत्ता में क्रीक रो एक जगह है, वहां ले जाया जाएगा। और मैं दफ्तर का सारा कामकाज देखता था। उसका दफ्तर वहां पर रैगरपुरा में था, मैंने ही किराए पे लिया था, वो मेरा ही, मतलब शुरुआती मैंने की थी उसकी। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने फिर पार्टी से कहा कि मैं क्रीक रो नहीं जाना चाहता, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं। अगर आप जोर डालेंगे तो मैं चला जाऊंगा कलकत्ता, लेकिन अगर आप चाहें तो दिल्ली में पार्टी का काम मैं करता रहूंगा, इंडियन पीपुल्स फ्रंट का। तो पार्टी ने मेरी बात मान ली। और लेकिन यहां पर काम करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। ज्यादा काम तो बिहार जाना होता था और बंगाल जाना होता था, वहां काम था। तो चूंकि यहां पर काम करने के लिए ज्यादा नहीं, तो पार्टी ने मुझसे खुद ही कहा अब आप ऐसा कीजिए, वो अखबारों वगैरह में लिखने लगी। आप तो पत्रकार हैं, आप तो अखबारों में लिख सकते हैं आसानी के साथ में। अखबारों वगैरह में लिखने लगी, और पार्टी मुझे 500 रुपये महीने देती थी, तो वो 500 रुपये महीने भी मेरे बंद कर दिए गए, और कहा गया कि अखबार में लिख के आप कमा लीजिए। तो फिर मैं अखबारों में लिखने लगा, जनसत्ता में लिखने लगा, न भारत टाइम्स में लिखने लगा, भू भारती में लिखने लगा, खूब लिखने लगा। तो 500 से क्या, 500 से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे। तो मैंने और दूसरे पार्टी की कॉमरेडों की उससे कुछ थोड़ी मदद भी की। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा एक कदम पत्रकारिता की दुनिया में आ गया। उसी दौरान कुछ प्रश्नों पर मतभेद शुरू हुए। वो मतभेद कोई कड़वे तल्ख मतभेद नहीं थे, कोई ऐसे अंतर्विरोध नहीं थे इनको आप एंटेगोनिस्टिक कंडक्शन बोलते हैं, शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध कहते हैं। वो मतभेद ये थे कि पार्टी ने कहा कि भाई हम एक सांस्कृतिक संगठन बनाना चाहते हैं। तो उस सांस्कृतिक संगठन के लिए हम लोगों ने खूब कोशिश की, चंदा किया, और बना जन संस्कृति मंच बना। उसी जन संस्कृति मंच का कोई अधिवेशन करना चाहते थे। उस वक्त तक मेरे दिमाग में एक बात आई, जो अध्ययन वगैरह करने के दौरान आई, कि ये जो सांस्कृतिक संगठन है पार्टियों के, और मैंने उनका इतिहास पढ़ा, तो मैंने पाया कि ये कभी भी कामयाब नहीं रहे, और इनका दरअसल संस्कृति की उन्नति में कोई योगदान नहीं होता है। पार्टी अपने समर्थकों का एक जमावड़ा बना लेती है, और उससे अपने लिए समर्थन की घोषणाएं करवाती रहती है। दरअसल इस पूरे सांगठनिक गतिविधि का कविता में, कहानी में, संगीत में, चित्रकला में, संस्कृति की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, उनमें किसी किस्म का कोई योगदान इसमें नहीं होता है। तो यह सवाल मैंने उठाया पार्टी के अंदर। मैंने कहा कि ये जो आप संगठन बना रहे हैं, मुझसे कहा गया कि आप दिल्ली से उसमें डेलीगेट बन के चले जाइए। मैंने कहा मैं डेलीगेट बन के नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? तो मैंने उसका कारण बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस पर अपने पूरा अपना लेख लिख के दीजिए। तो मैंने इसके ऊपर एक लंबा लेख जो मैं सोचता था
और उस लेख का मुख्य तर्क ये था कि कम्युनिस्ट पार्टियों को सांस्कृतिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। और उसमें पूरा तजुर्बा सारी दुनिया का जो हुआ है, उस तजुर्बे की मैंने व्याख्या की थी कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, ये एक बिल्कुल बेकार की कार्रवाई है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अपने वो काम करे, ये संस्कृति संगठन में क्या करती। तो इस बात पे कॉमरेड विनोद मिश्र से और दूसरे लोगों से बहुत निजी तौर पे बहुत बहसें हुई। मैंने पार्टी के नेताओं से कहा कि आप 5 शास्त्रीय गायकों के और 5 हिंदुस्तान के जो चित्रकार हैं, पेंटर्स, नाम बता दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आप संस्कृति के क्षेत्र का नेतृत्व करने का आपको अधिकार है। वो वास्तव में नहीं बता पाए और नाराज भी हो गए, कैसी बात करते हो, ये क्या बात रही। तो ये इस तरह की बहसें हुई मेरी उनसे। तो जब मैंने वो लेख लिख के दिया तो उस लेख को बहुत दिनों तक तो ये लोग रोके रहे, उन्होंने छापा नहीं, शायद उसका जवाब लिखने की तैयारी करते रहे। वही हुआ वास्तव में, उस लेख को बाकायदा उसके जवाब के साथ छापा गया। कई लोगों ने उसके जवाब लिखे उस लेख के जो है। तो वो एक बहुत बड़ा मतभेद था। फिर दूसरा मतभेद कब हुआ, राजेंद्र यादव ने एक बार मुझे बुलाया हंस के दफ्तर में, पहली बार हंस के दफ्तर में तभी गया। राजेंद्र यादव ने कहा कि आप कम्युनिस्ट पार्टियों में स्त्रियों की स्थिति क्या है, इसके ऊपर एक लेख लिखिए। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने तो आज तक इस पर पढ़ा नहीं है कुछ भी। कि नहीं, आप पढ़ के लिखिए अगर लिख सकते हैं। तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टियों में उसकी अध्ययन करना शुरू किया कि चीन में क्रांति हुई, उस वक्त स्त्रियों के साथ क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई, उसमें स्त्रियों के साथ क्या हुआ, टीटो के स्त्रियों के बारे में क्या विचार थे, ये सब चीजें पढ़ी। तो मैंने पाया कि कम्युनिस्ट पार्टी में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत खस्ता है। फिर तेलंगाना आंदोलन का इतिहास पढ़ा, उसमें तो गजब कर दिया। उसमें जो औरतें कंधे से कंधा मिला के लड़ी, उन सबसे हथियार रखवा लिए, उनको चूल्हा चक्की के लिए पार्टी ने आदेश देकर चूल्हा चक्की करने के लिए भेज दिया उन सब औरतों को, जो छापामार औरतें थी। तो मैंने हंस में एक लेख लिखा, उसका शीर्षक था परिवार से हारती पार्टी, जो मतलब पूरे सारी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन समेत उसका एक मूल्यांकन करने की कोशिश की गई थी। इससे पार्टी में बहुत नाराजगी पैदा हुई, भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, सब बातें मानता था, सारे काम मेहनत से करता था, अब ये इस तरह की बातें करने लगा। पहले संस्कृति के सवाल पे उसने कहा, अब ये इस सवाल पे करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये करोल बाग में एक बापू भवन जगह है, जो कि रिटायर्ड दलित अफसरों का संगठन है, जो रिटायर्ड IPS दफ्तर होते हैं जो अम्बेडकरवादी। तो उन्होंने एक विट्ठल भाई पटेल हाउस में एक सेमिनार आयोजित किया और सेमिनार का शीर्षक था मार्क्स, गांधी एंड अम्बेडकर करके, और उसका रजनी कोठारी को उद्घाटन करना था और PC जोशी को उसकी अध्यक्षता करनी थी। और मुझसे कहा गया कि आप इसमें एक पर्चा लिखिए, निमंत्रण मिला मुझे उसमें, क्यों मैंने हंस में एक अम्बेडकर पे एक लेख लिखा था। वसंत मून ने अम्बेडकर की जीवनी लिखी थी, उस जीवनी की समीक्षा मैंने लिखी थी उसमें। उसका शीर्षक था अम्बेडकरवाद की पहेलियां करके, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म की तरफ से मैंने लिखा था अम्बेडकरवाद की पहेलियां। तो वो लेख उन्होंने पढ़ा होगा, तो फिर मैं पर्चा लिख के वहां ले गया और मैंने उसमें पर्चा पढ़ा। तो उस पर्चे से भी पार्टी संतुष्ट नहीं हुई। पार्टी को लगा भाई ये तो सब ऐसी बातें कर रहा। उन्हीं दिनों रजनी कोठारी की किताब मेरे हाथ पड़ी, जिसमें जाति के सवाल पर रजनी कोठारी की जो मशहूर थीसिस है वो मैंने पढ़ी, पॉलिटिक्स इन इंडिया है वो पढ़ी। तो मैंने उस थीसिस को केंद्र में रख के वहां पार्टी में बहस करनी शुरू की लोगों से। तो वो सारी बातें बहुत उन लोगों को नागवार गुजरी। लेकिन इसके बावजूद पार्टी से मेरे संबंध कभी भी कड़वे नहीं रहे, कभी भी मित्रतापूर्ण संबंध ही रहे, क्योंकि सारी बातें विचारों के स्तर पे थी, कोई झगड़ा फसाद तो था नहीं। जो है धीरे धीरे कर पार्टी के साथ में इन तमाम सवालों के ऊपर, जाति के सवाल पर, स्त्री के सवाल पर और संस्कृति के प्रश्न पर, मतलब जो है वो एक तरह का अलगाव जो है वो दूरी बनती चली गई। और फिर धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि फिर मैं केवल एक ऐसा पत्रकार रह गया जिसकी हमदर्दी मार्क्सवाद लेनिनवाद के साथ थी। पार्टी का जो होल टाइमरी का कार्ड था वो आज भी मेरे घर पर रखा हुआ है वो कार्ड मेरे पास रह गया। फिर एक दिन पार्टी की तरफ से एक लेटर आया कि आपका हमारे साथ अब कोई संबंध नहीं है। मैंने कभी नहीं इस्तीफा दिया। उन्होंने भेजा कि आपका मेरे साथ कोई संबंध, या इसी किस्म का कोई लेटर था। मैं ठीक से, बहुत पुरानी बात हो गई, अब कौन याद रखता है इन बातों को, ऐसी तरह की भाषा थी। उसके बाद ठीक है, फिर भी मैं पार्टी ने शकरपुर में दफ्तर खोल लिया था, मैं वहाँ जाता रहा, कॉमरेड लोगों से मुलाकात भी होती रही। एक बार उन्होंने पत्रकारों को संगठित करने का मुझे काम भी दिया, वो शायद काम मैं ठीक से नहीं कर पाया, बहरहाल क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी।